Hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to discuss further in the chapter bending stresses. Bending stresses हम chapter पढ़ रहे थे. So the next topic that we are going to discuss in bending stress is force sharing and moment sharing in bending. So जो next topic हम पढ़ने वाले हैं in this chapter, that is force sharing and moment sharing in bending. Now this is you can say this is the last topic in this chapter. इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे रिगार्डिंग बेंडिंग स्ट्रेसेस उस पर हम अपना अच्छे से होल्ड करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फोर्स शेयरिंग एंड बेंडिंग शेयरिंग, दैट इज मोमेंट शेयरिंग इन बेंडिंग. नाउ इफ आई टॉक अबाउट a member, suppose this is a member and this member is subjected to bending. तो बेंडिंग किसकी वजह से लगता है? बेंडिंग मोमेंट लगता है ड्यू टू इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स. सो इस मेंबर पर कोई इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स लग रहा होगा लाइक दिस, एंड ड्यू टू दिस इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स इस मेंबर में क्या आ रहा है? इस मेंबर में बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है. ठीक है, सो ड्यू टू दिस इसेंट्रिक एक्सियल फोर्सेस मेंबर में क्या आ रहा है? मेंबर में बेंडिंग मोमेंट आ रहा है. एंड अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करूं, so suppose this is a cross section. Now this cross section is subjected to momentum. ठीक है, suppose this is force F, this is also F and the depth is D. So due to this eccentric force क्रॉस सेक्शन पे क्या आ रहा है? क्रॉस सेक्शन पर मोमेंट लग रहा है. M is equals to 2F into D. ठीक है, सो ये जो 2F इंटू डी का मोमेंट आ रहा है, ये 2F इंटू डी का मोमेंट ये क्रॉस सेक्शन बियर कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस कंप्लीट मोमेंट इज बियर्ड बाय दिस क्रॉस सेक्शन. और यू कैन से ये जो फोर्स लग रहा है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स, दिस इज बियर्ड बाय दिस क्रॉस सेक्शन. नाउ अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन का कुछ एक पार्ट ले लूँ, सपोज दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, सपोज ये एक न्यूट्रल एक्सिस है. अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन का कुछ एक पार्ट ले लूँ, कुछ एक पोर्शन ले लूँ जिसका कि एरिया है ए, एंड अगर आपसे पूछो कि आउट ऑफ दिस टोटल मोमेंट 2F इंटू डी, और यू कैन से जो भी फोर्स लग रहा है इस पे, इसमें से कितना फोर्स इस एरिया ए ने बियर किया है, कितना फोर्स इस एरिया ए ने शेयर किया है, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? सो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उससे हम डायरेक्टली ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इस एरिया ए ने कितना फोर्स शेयर किया है, इस एरिया ए ने कितना फोर्स शेयर किया है. ये अभी तक जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे हम नहीं बता सकते. नाउ अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस मेंबर की जगह अगर कोई हम एक एक्सियल मेंबर कंसिडर करते, सपोज दिस इज एन एक्सियल मेंबर एंड दिस मेंबर इज सब्जेक्टेड टू फोर्स पी लाइक दिस. दिस मेंबर इज सब्जेक्टेड टू फोर्स पी लाइक दिस. अगर इसके लिए मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, सपोज इसके लिए मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, so the cross section is like this is the cross section. Now if I assume the cross sectional area is a dash, cross sectional area है a dash, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई एक पार्ट में ले रहा हूँ, दिस इज अ पोर्शन जिसका कि एरिया है a, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस a एरिया वाला पोर्शन ने कितना फोर्स बियर किया होगा? इस पी एक्सियल फोर्स का कितना फोर्स बियर किया है इस ए एरिया वाले पोर्शन ने? आप बता सकते हैं? यस, यू कैन से इजीली बता सकते हैं. अगर इसका हमें स्ट्रेस डायग्राम मिल जाए तो, अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं तो स्ट्रेस डायग्राम विल बी यूनिफॉर्म. हमें पता है कि इन द केस ऑफ एक्सियल फोर्स स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म अलोंग द क्रॉस सेक्शन. अलोंग द क्रॉस सेक्शन स्ट्रेसेस क्या रहते हैं? स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्म. और वैल्यू क्या हो जाएगी स्ट्रेस की? सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए डैश. Now if you want to calculate कि इस A पोर्शन वाले एरिया ने कितना फोर्स बियर किया है, you can easily calculate force shared by portion of area small a. This is equals to nothing but sigma into A. ठीक है, सो इस ए पोर्शन वाले एरिया ने कितना फोर्स बियर किया, दैट इज नथिंग बट सिग्मा इनटू ए. आप इजीली बता सकते हैं इन द केस ऑफ व्हाट? इन द केस ऑफ एक्सियल लोड. क्यों आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं? क्योंकि ये जो ए एरिया वाला पोर्शन है, इस ए एरिया वाले पोर्शन के अलोंग स्ट्रेसेस क्या है? स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्म. इस ए एरिया वाला जो क्रॉस सेक्शन का पोर्शन है, इस पोर्शन के हर पॉइंट पे, इस पोर्शन के हर पॉइंट पर स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्म. दैट इज व्हाई आप डायरेक्टली स्ट्रेस को
एरिया से मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं कि इस ए एरिया के पोर्शन ने कितना लोड बियर किया, दैट इज स्ट्रेस इनटू एरिया. बट इन द केस ऑफ बेंडिंग के केस में क्या आप इस तरीके से बोल सकते हैं? सो अगर बेंडिंग के केस में मैं देखूँ, अगर यहाँ पे हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है दैट स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ बेंडिंग विल वेराई फ्रॉम 0 एट न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम सरफेस. और वेरिएशन कैसा होगा? वेरिएशन विल बी लीनियर. सो स्ट्रेस विल वेराई फ्रॉम 0 at neutral axis to maximum at top and bottom linearly. So this is the variation of stress. अगर इस केस में मैं आपको बोलूं कि ये जो ए एरिया है, इस ए एरिया के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेस है, तो आप बता नहीं सकते. देयर इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस नहीं है. इस ए एरिया के हर पॉइंट पे क्या है, स्ट्रेस का वैल्यू अलग अलग है. दैट इज वाई आप क्या नहीं बता सकते, आप ये नहीं बता सकते कि इस ए एरिया का जो पोर्शन है जिसका कि एरिया ए है, उसने कितना फोर्स शेयर किया है या कितना मोमेंट शेयर किया है. अगर यहाँ पे स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म होते देन यू कैन इजीली टेल कि इस ए एरिया वाले पोर्शन ने स्ट्रेस इनटू ए इतना फोर्स जो है वो शेयर किया है, या तो फिर मोमेंट भी देखेंगे कि कैसे निकाल सकते. समझ में आया? सो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इस ए एरिया वाले पोर्शन ने कितना लोड बियर किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रिप. So what I am doing is I am considering a small strip of very less thickness. इस strip का एरिया में ले रहा हूँ, that is DA. Now ये जो स्ट्रिप है इसका थिकनेस इतना कम है कि इस स्ट्रिप के अलोंग अगर मैं स्ट्रेस देखूँ तो दैट स्ट्रेस इज कांस्टेंट. ठीक है, इस स्ट्रिप के अलोंग स्ट्रेस क्या हो रहा है? कांस्टेंट है. इस स्ट्रिप के अलोंग स्ट्रेस इज नॉट वेराइंग. एंड आई एम अज्यूमिंग कि स्ट्रेस का वैल्यू कितना है? इट इज sigma. The value of stress is sigma on this small element. इस एलिमेंट का अगर मैं डिस्टेंस देखो फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, सो द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज स्मॉल y एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज y max. सो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा मैक्स. क्लियर है? तो हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, इस एलिमेंट का थिकनेस इतना कम है कि इसके अलोंग स्ट्रेसेस आर कांस्टेंट एंड उसका एलिमेंट का डिस्टेंस था y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. एंड हमने पढ़ा है कि न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे कितना स्ट्रेस होता है? सिग्मा. एंड जहाँ पे जिस फाइबर से डिस्टेंस मैक्सिमम होता है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, वहाँ पे कितना स्ट्रेस होता है? दैट इज सिग्मा मैक्स. सो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ. सो अगर मैं यहाँ से देखूँ, सो बाय सिमिलर ट्राइंगल कैन आई राइट सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई. ठीक है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके. सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई बिकॉज अलोंग वाई स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे है? अलोंग वाई द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इज लीनियर. तो हम बाय सिमिलर ट्राइंगल ये लिख सकते हैं. Now if we want to calculate force shared by element, so can I write it is nothing but sigma into dA. लिख सकते हैं, it is equals to sigma into dA. क्यों लिख सकते? बिकॉज ये जो एलिमेंट लिया है डीए एरिया का, इस एलिमेंट के अलोंग स्ट्रेसेस आर कांस्टेंट, स्ट्रेस वेराई नहीं कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया. सो इस स्मॉल एलिमेंट के अलोंग कितना फोर्स आ रहा है, इस स्मॉल एलिमेंट ने कितना फोर्स शेयर किया है, दैट इज सिग्मा इनटू डीए. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स शेयर्ड बाय एरिया कैपिटल ए, तो व्हाट आई हैव टू डू? मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द एरिया है. ये जो एलिमेंट लिया इसको ओवर द एरिया है आप इंटीग्रेट कर दीजिए. नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस ओवर एरिया ए, यू विल गेट व्हाट? फोर्स शेयर्ड बाय एरिया ए. ठीक है, force shared by area A, this is nothing but integration along the area A, sigma into dA. Now can I write this sigma as sigma max upon y max into y. ठीक है, अभी हमने देखा that sigma max upon y max is equals to sigma by y. तो वहां से sigma का वैल्यू रख दिया हमने, sigma max upon y max into y.
नाउ यहाँ से देखिए आप सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स तो कांस्टेंट है, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इज कांस्टेंट अलोंग दी एरिया ए इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, क्या होता है ये, दिस इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए वाई डी ए, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया किसका, ऑफ पोर्शन ए, ठीक है। अलोंग द एरिया ए आप कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया किसका आएगा, पोर्शन ए का। कहाँ से, y कहाँ से ले रहे हो, जहाँ से आप y ले रहे हो वहाँ से। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि y आपने कहाँ से लिया है, आपने y लिया है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए वाई डी ए क्या है, दिस इज नथिंग बट a इंटू वाई बार, वेयर वाई बार इज व्हाट, distance of CG of area A from neutral axis। समझ में आया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए दिस इज नथिंग बट इट इज ए वाई बार, और ए वाई बार में वाई बार क्या है, वाई बार इज डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ एरिया ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द पोर्शन जिसका हमें क्या निकालना है, इस पे हमें निकालना है कि कितना फोर्स ये बियर कर रहा है, इसका एरिया है। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट, सपोज इस फोर्स को मैं एफ डैश क्या कंसिडर करूँ, दैट एफ डैश इज द फोर्स शेयर्ड बाय एरिया ए, सो यू कैन राइट एफ डैश इज नथिंग बट सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार, ठीक है। इट इज नथिंग बट सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार। नाउ हमें पता है दैट सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स this is equals to sigma by y, and by the equation of pure bending क्या होता है, sigma by y is equals to m by I is equals to E by R। so f dash क्या हो जाएगा, it is sigma max upon y max into a y bar, this is equals to m by I into a y bar। so the force shared by small area A is nothing but this, ठीक है। तो आउट ऑफ द टोटल फोर्स इतना फोर्स एफ डैश फोर्स किसने शेयर किया है, स्मॉल एरिया ए ने, जो एरिया था ए, ये पोर्शन, इस पोर्शन ने शेयर किया है फोर्स एफ डैश। क्लियर है, समझ में आया। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा एग्जाम में, एक मेंबर दे देगा और बोलेगा कि इस छोटे से एरिया में बताओ कितना फोर्स आ रहा है, देन यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। आपको ये इक्वेशन यूज करना है उसके लिए, समझ में आया। सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार, अगर आपको स्ट्रेसेस के टर्म्स में दिए होंगे तो आप ये सिग्मा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, अगर आपको मोमेंट के टर्म्स में दिया है तो आप मोमेंट वाला इक्वेशन यूज करेंगे। व्हाट इज ए इन दिस, ए इज एरिया ऑफ द पोर्शन जिसपे कि आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, ठीक है। एंड वाई बार क्या है, इस ए एरिया के जो पोर्शन है उसका CG का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोमेंट शेयर्ड बाय एरिया ए, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एरिया ए ने कितना मोमेंट शेयर किया है, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। अब देखिए फोर्स तो पता चल गया कि ये फोर्स कितना फोर्स शेयर किया है इस डी ए एलिमेंट ने, इस डी ए एलिमेंट ने सपोज फोर्स शेयर किया था सिग्मा इंटू डी ए, एंड इस डी ए एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज वाई, सो मोमेंट कितना हो गया, सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई। समझ में आया। इस जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसने कितना फोर्स शेयर किया, दैट इज सिग्मा इंटू डी ए। इस एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज वाई, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोमेंट शेयर्ड बाय, सो मोमेंट शेयर्ड बाय element, this is equals to sigma into dA into y. So if you want to calculate moment shared by area A, this will be equals to integration over the area sigma into y into dA। ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अपने एलिमेंट के अलॉन्ग कैलकुलेट कर लिया कितना मोमेंट आ रहा है, तो एरिया के अलॉन्ग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको सिग्मा को लिखे इन टर्म्स ऑफ y, सो इट इज सिग्मा मैक्स अपॉन y मैक्स इंटू वाई डी ए। सो यहाँ से सिग्मा मैक्स अपॉन y मैक्स तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा y स्क्वायर डी ए। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए, y स्क्वायर डी ए क्या होता है, ये
it is nothing but second moment of area. So integration along area A y square dA, this is nothing but second moment of area. और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अब ये किस पोर्शन का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये है ऑफ द पोर्शन ए अबाउट जहाँ से आपने y कैलकुलेट किया है, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस. सो ये जो इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए वाई स्क्वायर डी ए है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ए. मतलब जिस पोर्शन में आपको ये कैलकुलेट करना है कि वो कितना मोमेंट रजिस्ट कर रहा है, उस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. किसके अबाउट, किसके अबाउट, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, समझ में आया. सो जो स्मॉल एरिया ए वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पोर्शन का आपको क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है. किसके अबाउट, अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द मेंबर के रिस्पेक्ट में, ऑफ द क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको लेना है. सो यहाँ से यू कैन इजीली राइट मोमेंट शेयर्ड बाय एरिया ए. अगर इसको मैं एम डैश बोलूँ, सो एम डैश विल बी इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू आई ए. ठीक है, इट इज नथिंग बट सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू आई ए. नाउ हमें पता है सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इज नथिंग बट इट इज सिग्मा बाय वाई, एंड सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू एम बाय आई. So I can write this m dash is equals to sigma max upon y max into IA. This is equals to m by I into IA, where IA is second moment of area. Or now I will write moment of inertia of portion A about neutral axis. Now these two equations are very important. इससे related बिल्कुल न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ठीक है, कितना फोर्स रजिस्ट करेगा एरिया ए और कितना मोमेंट रजिस्ट करेगा या कितना मोमेंट शेयर करेगा एरिया ए. ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. सो दीज टू फॉर्मूलाज और यू कैन से इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप इसको ध्यान रखेंगे. नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो वीडियो को पॉज करिए और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए. क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है देयर इज अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 400 mm क्रॉस 600 mm एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ सैगिंग मोमेंट ऑफ 300 किलो न्यूटन मीटर. तो बीम पे कितना मोमेंट लग रहा है, 300 किलो न्यूटन मीटर, एंड बीम का साइज क्या है, 400 mm क्रॉस 600 mm. डेप्थ कितनी है, 600 mm, और वेट है 400 mm. यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स विच इज शेयर्ड बाय दिस शेडेड एरिया. ये जो शेडेड एरिया है, इस पे कितना फोर्स आ रहा है आपको ये कैलकुलेट करना है. ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट कि ये शेडेड एरिया कितना मोमेंट को शेयर कर रहा है. सो कैलकुलेट करिए. इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला का, फोर्स शेयर्ड एफ डैश दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम बाय आई इंटू ए वाई बार. नाउ क्वेश्चन में आपको स्ट्रेस के टर्म्स में दिया है या डायरेक्टली मोमेंट के टर्म्स में दिया है. आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मोमेंट के टर्म्स में दिया है, तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है दैट इज एम बाय आई इंटू ए वाई बार, ये इजी रहेगा. सो इससे सॉल्व करिए. सो आई कैन राइट एफ डैश इज इक्वल्स टू एम कितना, इट इज 300 किलो न्यूटन मीटर. सो 300 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस क्रॉस सेक्शन का, that would be equals to 400 into 600 का क्यूब बाय 12 into a y bar. now अब ये a y bar किसका है, a is the area of the section of the portion जिसमें आपको कैलकुलेट करना है फोर्स. तो यहाँ पे कितने एरिया में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, दैट इज 200 क्रॉस 400. सो a will be 200 into 400. एंड वाई बार क्या है, वाई बार इस एरिया का सी जी का डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट वाई बार, सो इस एरिया के सी जी का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज वाई बार. सो कैन आई राइट वाई बार इज इक्वल्स टू 100 प्लस 200 बाय 2 विच इज नथिंग बट 200 mm. सो वाई बार आ गया 200 mm. तो यहाँ से एफ डैश का वैल्यू कैलकुलेट करिए. एफ डैश कितना आता है, determine the value of f dash. You will get f dash is equals to 666.66 किलो न्यूटन. यहाँ से f dash आ जाएगा
666.66 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन से आपको एफ डैश न्यूटन में मिलेगा क्योंकि सारी क्वांटिटीज हमने न्यूटन एमएम में पुट किया है। तो आंसर आएगा एफ डैश इज इक्वल टू 666.66 इंटू 10⁻3, ठीक है, बट दैट वुड बी न्यूटन, उसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा। नाउ सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है मोमेंट। सो मोमेंट कैरिड बाय शेडेड एरिया, और यू विल से मोमेंट शेयर्ड बाय शेडेड एरिया। इसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा है, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो इट इज एम डैश इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू आई ए, ठीक है, सिग्मा मैक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली मोमेंट की टर्म्स में आपको डेटा दिया है, तो एम बाय आई इंटू आई ए। कितना मोमेंट एक्ट हो रहा है, इट इज 300 इंटू 10⁻6। आई कितना हो जाएगा, अभी कैलकुलेट किया, 400 इंटू 600 का क्यूब बाय 12 इंटू आई ए। आई ए क्या है, आई ए इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस शेडेड एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो अब आपको ये एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो सपोज दिस इज न्यूट्रल एक्सिस एंड शेडेड एरिया इज लाइक दिस, it is 200 by 400, this is 400 and this is 200। ये वाला डिस्टेंस कितना है, this distance is 100 mm, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इस एरिया का, दैट इज 400 क्रॉस 200 एरिया का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। कैसे निकाल सकते हैं, यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। So by parallel axis theorem, IA is equals to IAXX plus A y bar square। So what is IAXX? IAXX से इस जो ये एरिया है 200 क्रॉस 400, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसका CG, इसका जो CG है उसके अबाउट। तो अगर यहाँ पे मैं CG ड्रॉ करूँ इस एरिया का 200 क्रॉस 400 का, so the CG of 200 cross 400 is like this। so this is CG के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। CG के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज नथिंग बट BD क्यूब बाय 12। सो इट इज 400 इंटू 200 का क्यूब बाय 12 प्लस A y बार। A क्या है, A इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन है दैट इज 200 क्रॉस 400 इसका एरिया है। एंड y बार क्या होता है, ये CG और जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो y बार इज CG और जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उन दोनों का डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट y बार, इसको AR स्क्वायर भी बोलते हैं, y बार स्क्वायर भी बोलते हैं। तो y बार कितना हो गया, इट इज 100 प्लस 100 दैट इज 200। सो A इज 200 क्रॉस 400 इंटू 200 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका IA आ जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एम डैश, दिस इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10⁻6 इंटू 12 अपॉन 400 इंटू 600 का क्यूब इंटू 400 इंटू 200 का क्यूब बाय 12 प्लस 200 का क्यूब इंटू 400। यहाँ से देखिए एम डैश कितना आ जाता है, from here m dash is coming out to be 144.44 किलो न्यूटन मीटर। m dash कितना आ रहा है, इट इज 144.44 किलो न्यूटन मीटर। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको m dash मिलेगा किसमें, न्यूटन mm में। तो यू विल गेट द वैल्यू एज 144.44 इंटू 10⁶, ठीक है, क्योंकि वो आएगा न्यूटन mm में, तो किलो न्यूटन मीटर में आ गया 144.44 किलो न्यूटन मीटर। तो आउट ऑफ द 300 किलो न्यूटन मीटर जो शेडेड एरिया दिया था उसने कितना मोमेंट रजिस्ट किया है, ये शेडेड एरिया ने कितना मोमेंट रजिस्ट किया, इस शेडेड एरिया ने 144.44 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट रजिस्ट किया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस न्यूमेरिकल को ट्राई करिए, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपसे बनना चाहिए न्यूमेरिकल। तो क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, a cross section of a beam is subjected to maximum bending stress of 5 Newton per mm square। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया है, दैट इज सिग्मा मैक्स दिया है। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स शेयर्ड बाय शेडेड एरिया। आपको ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है इस एरिया ने कितना फोर्स शेयर किया ये कैलकुलेट करना है।
तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, आप इजीली कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, दैट इज एफ डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए वाई बार। तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स कितना दिया है 5, वाई मैक्स हो जाएगा 200। एरिया बताइए शेडेड पोर्शन का कितना एरिया आ रहा है। शेडेड पोर्शन इज अ ट्राइंगुलर सेक्शन, सो हाफ इंटू बेस कितना है 200 इंटू हाइट कितनी है, हाइट इज ऑल्सो 200, तो दिस इज एरिया। अब इस शेडेड पोर्शन का वाई बार बताइए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज इस शेडेड पोर्शन के सी जी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ दिस शेडेड पोर्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस से आप इसका सी जी कैलकुलेट कीजिए। So it is equals to 2/3 into 200. So this will equals to 2/3 into 200. तो यहाँ से कैलकुलेट करिए कितना आ जाता है, कैलकुलेट करिए वैल्यू ऑफ एफ डैश, इट इज कमिंग आउट टू बी 66.66 किलो न्यूटन। तो एफ डैश कितना आ गया, इट इज 66.66 किलो न्यूटन। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिया हुआ है, ये ट्रायंगुलर एरिया कितना फोर्स बियर करेगा, दैट इज 66.66 किलो न्यूटन। नाउ कई सारे फैकल्टीज जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताते हैं नॉट बाय दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला बताया ना हमने, इससे नहीं बताते। कई सारे फैकल्टीज बोलते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करिए। नाउ जब आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप जो ये पहला वाला न्यूमेरिकल था ये तो ईजिली सॉल्व कर ले जाओगे। ये इस तरीके से सॉल्व होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर आप सॉल्व करना चाहे तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं इसका। तो इफ़ यू वांट टू सॉल्व बाय स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए लाइक दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मैक्सिमम स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं हियर, मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इट विल बी इक्वल्स टू m/i इंटू वाई मैक्स, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। नेक्स्ट यू कैन कैलकुलेट स्ट्रेस एट दिस लेवल, यहाँ पे आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विल बी सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिल गया और इधर स्ट्रेस मिल गया एट दी बॉटम मोस्ट फाइबर, एट दी टॉप मोस्ट फाइबर आपको स्ट्रेस मिल गया। दोनों स्ट्रेसेस का वेरिएशन आपको पता है, स्ट्रेस इज वेरिंग ट्रायंगुलरली, तो आप यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज सिग्मा, so if you want to calculate average stress, so sigma average it will be equals to sigma max plus sigma by 2। आपको एवरेज स्ट्रेस मिल गया यहाँ से, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज इनटू एरिया, ठीक है। सिग्मा एवरेज इनटू एरिया आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स, समझ में आया। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा एवरेज इनटू एरिया। सो आपको इसके लिए सिग्मा एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ डैश आएगा, ये एफ डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज इनटू एरिया। नाउ आपने सिग्मा एवरेज इनटू एरिया कैलकुलेट कर लिया है, आपको यहाँ से एफ डैश मिल जाएगा। अब आपको मोमेंट निकालना है, तो इस एफ डैश का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। अब ये जो एफ डैश लग रहा है, दिस एफ डैश फोर्स, ये एफ डैश फोर्स लगेगा इस ट्राइंगल के सीजी पे, ये ट्रेपेजियम के सीजी पे, ये एफ डैश फोर्स इस ट्रेपेजियम के सीजी पे लगेगा। एंड आपको अगर मोमेंट निकालना है तो इस ट्रेपेजियम के सीजी का डिस्टेंस देखना पड़ेगा फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। आप फोर्स को ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट। समझ में आया। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपको मोमेंट निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फोर्स निकालना है तो फिर आई विल से कि इक्विवेलेंट टाइम लगेगा। आप इस मेथड से करिए या उस मेथड से करिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप इसको मोमेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो मोमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप इस मेथड से जाते हैं, दैट इज आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट बाय
स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेक्टेंगुलर एरिया था, तो रेक्टेंगुलर एरिया वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज इजी, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हियर इन दिस केस आप एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एवरेज स्ट्रेस उतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। वेयर एज अगर आप इस फॉर्मूले से जाते हैं तो ये फॉर्मूला दीज आर सेम फॉर रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैराबोला, कुछ भी आप लीजिए, दिस फॉर्मूला इज सेम। तो आई एडवाइज कि आप ये फॉर्मूला को याद रखिए और इस फॉर्मूला से ट्राई करिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, तो इसमें आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए, फिगर शोज अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइज 20 mm. It carries a transverse load of intensity 20 Newton per meter. You have to determine the variation of bending stress in the longitudinal direction along the bottom fiber. So इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन पूछ रहा है इन दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अभी तक जो हमने बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखा है, दैट बेंडिंग स्ट्रेस वेराई लीनियरली, वो जो वेरिएशन है दैट इज अलोंग द डेप्थ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लूँ, सपोज आई एम कंसिडरिंग अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस XX, तो दिस इज XX क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन मैंने कंसिडर किया है XX। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x फ्रॉम पॉइंट B। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो पॉइंट बी से स्मॉल x डिस्टेंस पर मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, दैट इज दिस XX। अब मुझे बताइए इस XX क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स ले लूँ 1 2 3 4 5, इज 1 2 3 4 5, एंड इस पांचों पॉइंट पे अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू m/i इंटू y लिखेंगे। नाउ मुझे ये बताइए इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग, इस इक्वेशन में जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू m/i इंटू y, क्या इसमें मोमेंट वेराई करेगा अलोंग दिस क्रॉस सेक्शन XX? क्या इस क्रॉस सेक्शन के अलग अलग पॉइंट्स पर मोमेंट की अलग अलग वैल्यू होगी? यू विल से नो, मोमेंट इज कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट, अगर इसका इंटेंसिटी W है तो इस क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट कितना हो जाएगा, mx विल बी इक्वल W इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट क्या होगा ऑन दिस क्रॉस सेक्शन, द मोमेंट इज कांस्टेंट W इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इस क्रॉस सेक्शन के अलग अलग पॉइंट पे अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मोमेंट क्या है, मोमेंट इज कांस्टेंट, ठीक है। इन दिस इक्वेशन मोमेंट क्या है, मोमेंट इज कांस्टेंट। आई क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए क्रॉस सेक्शन का, दैट इज नथिंग बट आई। सो ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो इस इक्वेशन में m भी कॉन्स्टेंट है, i भी कॉन्स्टेंट है। किसके लिए, अगर मैं ये पॉइंट 1 2 3 4 5 की बात करूँ तो, सो फॉर दिस पॉइंट नंबर 1 to 5 m भी कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा इज डिपेंडिंग ओनली एंड ओनली ऑन y। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू y अलोन फॉर दिस 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। ये जो 5 पॉइंट्स है इनके लिए सिग्मा इज डिपेंडिंग ऑन y अलोन, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है सिग्मा। नाउ सिंस सिग्मा इज डिपेंडिंग ऑन y अलोन, and this y is what, this y is the distance of fiber जहाँ पे आप स्ट्रेस निकाल रहे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो सिग्मा का वेरिएशन कैसा हो गया, y के साथ लीनियर वेरिएशन हो गया, तो जैसे से y चेंज होगा वैसे वैसे सिग्मा भी चेंज होगा। सो अलोंग द डेप्थ अगर हम बात करेंगे तो सिग्मा का वेरिएशन कैसा आएगा, लीनियर लाइक दिस। जहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम, जहाँ पे y की वैल्यू 0 है वहाँ पे सिग्मा 0, अगेन जहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम वहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम, और इस तरीके से ये आएगा वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस अलोंग द डेप्थ। ये जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस वेराइज लीनियरली, दैट इज अलोंग द डेप्थ वेरिएशन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, वेरिएशन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वेरिएशन पूछा है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वेरिएशन पूछा है तो मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, दिस इज R,
दिस इज एस एंड दिस इज टी। मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए पी क्यू आर एस टी, ठीक है। कहाँ पे लिए? अलोंग दी बॉटम फाइबर, बॉटम मोस्ट फाइबर पे लिए इन दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब मुझे ये बताइए, जो इक्वेशन लिखा है सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई, इस इक्वेशन को अप्लाई कीजिए ऑन दिस 5 पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी पे आप ये वाला इक्वेशन अप्लाई करिए। नाउ अब मुझे बताइए, अगर आप ये इक्वेशन पी क्यू आर एस टी पे अप्लाई करेंगे तो y क्या है? द y इज कांस्टेंट। कितनी है वैल्यू y की? इट इज y मैक्स। y कितना है बॉटम मोस्ट फाइबर के लिए? देखो y इज y मैक्स। तो फॉर दिस 5 पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी y इज कांस्टेंट। नाउ सिंस दिस इज अ प्रिज्मेटिक बीम, ये जो है प्रिज्मेटिक मेंबर है, तो अलोंग द लेंथ इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा, एरिया इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ। सो आई भी क्या हो गया? आई भी कांस्टेंट हो गया फॉर दिस 5 पॉइंट पी क्यू आर एस टी। इन पॉइंट्स पे क्या है? द वैल्यू ऑफ आई इज कांस्टेंट। अब मुझे आप एक बात बताइए, पी क्यू आर एस टी इन पॉइंट्स पे क्या बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा? क्या एम का वैल्यू कांस्टेंट होगा? यू विल से नो, द वैल्यू ऑफ एम इज नॉट कांस्टेंट। इट इज m इज इक्वल्स टू w इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। सॉरी, यहाँ पे क्या wx लिखा है? सॉरी, दिस इज ऑल्सो wx स्क्वायर बाय 2। सो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x इज wx स्क्वायर बाय 2 होगा ना, w इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। सो बेंडिंग मोमेंट कितना है? wx स्क्वायर बाय 2 है। बट ये जो x सेक्शन पे 5 पॉइंट लिए थे 1 2 3 4 5, इन पॉइंट्स के लिए द वैल्यू ऑफ x इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन इज कांस्टेंट। बट पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स के लिए द वैल्यू ऑफ x इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आया? सो ये जो पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। ये वेराई कर रहा है विथ x, बिकॉज x इज वेराइंग, सो बेंडिंग मोमेंट इज वेराइंग। सो ऑन दिस पॉइंट पी क्यू आर एस टी, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू m एंड m इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल हो गया? अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखोगे तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू m। अगर आप along the depth देखोगे तो along the depth sigma is proportional to what? Sigma is proportional to y। but along the length देखोगे on a particular fiber तो sigma किसके proportional रहेगा? मोमेंट के। along the depth देखोगे on a particular cross section तो sigma किसके proportional रहेगा? y के। या इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू m। एंड हियर फॉर दिस केस, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? यूडीएल लग रहा है, दैट इज व्हाई m इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एक्स स्क्वायर के। दैट मीन्स सिग्मा का जो वेरिएशन आएगा वो कैसा आएगा? सिग्मा का वेरिएशन आएगा पैराबोलिक। तो सिग्मा कैसा वेराई करेगा? पैराबोलिक। अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें देखिए कहाँ पे पैराबोलिक वेरिएशन आ रहा है। फर्स्ट वाले में पैराबोलिक नहीं आ रहे, सेकंड वाले में पैराबोलिक नहीं आ रहे, थर्ड एंड फोर्थ आपके पास ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में इन द पोर्शन बी सी, इन द पोर्शन बी सी क्या मोमेंट है? मोमेंट कैलकुलेट करिए। मोमेंट इज व्हाट? मोमेंट इज bending moment at any cross section is what? It is the algebraic sum of all the moments either to the left or to the right of that section। तो इस BC पोर्शन के में कोई भी सेक्शन देख लीजिए, उसके राइट में देखिए कोई मोमेंट नहीं है, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन BC इज व्हाट? इट इज जीरो। सो BC में जब बेंडिंग मोमेंट ही जीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेसेस कहाँ से आएंगे? सो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? इन द पोर्शन BC इट विल बी जीरो। सो दिस D इज रॉन्ग एंड C इज राइट, क्योंकि BC पोर्शन में देयर विल बी नो बेंडिंग स्ट्रेस एंड इन द पोर्शन AB बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा रहेगा? बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन विल बी पैराबोलिक वेरिएशन लाइक दिस। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ अगर आपको इसकी जगह इस तरीके का लोडिंग डायग्राम दिया है, तो अगर आपको इस तरीके का लोडिंग डायग्राम दिया हो तो सो आई एम अगेन अज्यूमिंग दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C। सो इन दिस केस अगेन BC पोर्शन में क्या है? बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन इज जीरो। आपको अलोंग द लेंथ वेरिएशन बताना है, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन बताना है आपको, अलोंग द लेंथ आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन बताना है। सो इन द पोर्शन BC क्या है? बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी जीरो होंगे। नाउ इन द पोर्शन AB देखिए, इन द पोर्शन AB सपोज मैं अगेन यहाँ से ले रहा हूँ, सपोज आई एम कंसिडरिंग अ सेक्शन अगेन XX एंड इस XX सेक्शन का डिस्टेंस मैं यहाँ से ले रहा हूँ, दिस इज X।
तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे कितना मोमेंट आ जाएगा, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू पी इंटू एक्स। सो मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स इज पी इंटू एक्स। अब यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट्स लेंगे पी क्यू आर एस टी, तो इन पॉइंट्स पर क्या होगा, एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी चेंज होगा। सो अलोंग द लेंथ सिग्मा विल बी प्रोपोर्शनल टू एम एंड एम विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा हो जाएगा, अलोंग द लेंथ बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन विल बी लीनियर लाइक दिस। एट पॉइंट बी इट इज 0, बी सी पोर्शन में पूरा 0 एंड बी के बाद till point A it will be varying linearly. So this is the variation of bending stress along the length variation है ये bending stress का, समझ में आया। सिमिलरली अगर सपोज इस तरीके का लोडिंग स्ट्रक्चर है तो लाइक दिस इट इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। इस केस में आप क्या करेंगे, इफ द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लाइक दिस, क्या करेंगे आप, अगेन आप एक सेक्शन ले लीजिए, दिस इज सेक्शन एक्स एक्स। इस सेक्शन का अगेन मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ फ्रॉम बी, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसका अगेन मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट बी, दिस इज एक्स। तो आप बताइए इस एक्स एक्स सेक्शन पे कितना मोमेंट आएगा, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू एम, कितना मोमेंट आएगा एम। और बीसी पोर्शन में कितना मोमेंट आएगा, बीसी पोर्शन में मोमेंट विल बी 0, बीसी पोर्शन में कोई मोमेंट नहीं आएगा। नाउ अगर मैं एम एक्स लिखूँ तो एम एक्स विल बी इक्वल्स टू वॉट, एम, दैट इज एम एक्स इज कॉन्स्टेंट इन द पोर्शन ए बी पोर्शन में क्या होगा, एम एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। So we know that in the longitudinal direction sigma is proportional to m and m is constant. तो sigma भी क्या हो जाएगा, sigma भी along the length अगर आप देखेंगे on a particular fiber तो sigma भी क्या हो जाएगा, constant like this. So the value of sigma that is bending stress will be constant in the portion AB और BC portion में क्या होगा, ये 0. So this is what, this is the वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस अलोंग द लेंथ बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन है। समझ में आया आपको किस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं अलोंग द लेंथ देखोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगा, बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करेगा ऑन बेंडिंग मोमेंट एंड अलोंग द डेप्थ देखोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर अलोंग द लेंथ देखोगे तो सिग्मा विल बी प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है।